नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। एमबीसी न्यूज की हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत। खबरों को शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आजाद हिंद सेना के संस्थापक क्रांतिवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। नेताजी का राष्ट्रीय स्मारक लाल किले के पास बनाने की मांग। खोखला निकला पालक मंत्री का आश्वासन, राम झूले की अवधि 6 महीने बढ़ाने के आसार। अब खबरें विस्तार से। आजाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर में अनेक स्थानों पर उनकी याद में विविध कार्यक्रम किए गए। मानस चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुतले पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी इस दौरान अर्पित की गई। पतंगबाजी में चाइनीज नायलॉन मांझे के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग कई दिनों से की जा रही थी। इस मांझे ने संक्रांति के दिन आशीर्वाद नगर में 26 वर्षीय राहुल नागपुरे की जान भी ले ली थी। बुधवार को मनपा की आम सभा में सभी पार्षदों ने एक मत से इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। गौरतलब है कि इससे पहले एमबीसी न्यूज ने नायलॉन मांझे से संबंधित खबर को प्राथमिकता से दिखाकर लोगों को जागरूक भी किया था। पतंगबाजी में चाइनीज नायलॉन मांझे का उपयोग जानलेवा बन गया है। मकर संक्रांति के दिन एक व्यक्ति की मौत नायलॉन मांझे की चपेट में आने से हो गई। नागरिकों के साथ ही पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आकर बड़ी संख्या में घायल हो रही हैं। इसलिए शहर सीमा में नायलॉन मांझे की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश सभी दलों के पार्षदों ने मनपा सदन से की है। पाबंदी की सिफारिश का प्रस्ताव मनपा सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसके माध्यम से मनपा ने राज्य सरकार से नायलॉन मांझे पर प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी करने का भी अनुरोध किया है। एमबीसी न्यूज के लिए राकेश यादव, ब्यूरो रिपोर्ट। नागपुर के बहुचर्चित रामझूला रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण पिछले कई सालों से अटकता आ रहा है। स्वयं पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे को इस मामले में हस्तक्षेप भी करना पड़ा। उन्होंने पिछले दिनों दावा किया था कि फरवरी 2014 तक रामझूले का काम पूर्ण हो जाएगा और मार्च तक इस पर यातायात भी शुरू हो जाएगा, लेकिन धीमी रफ्तार के कारण ऐसा नहीं हो सकता। जानकारों की माने तो रामझूले के लिए अब कम से कम 6 महीने और लगेंगे। रामझूला रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कई दफा अटकता रहा। स्वयं पालक मंत्री को इसमें हस्तक्षेप भी करना पड़ा। उन्होंने बीते दिनों किए अपने दावे में फरवरी 2014 तक पुल का काम पूरा होने और मार्च से इस पर यातायात शुरू होने की भी बात कही थी। इस दावे को सही साबित करने के लिए भले ही सरकार और प्रशासन की ओर से काम की निरंतर समीक्षा की जा रही हो, लेकिन हकीकत में काम की रफ्तार को देखकर रामझूले के प्रथम चरण का निर्माण कार्य फरवरी तक पूरा होने की रत्ती भर भी संभावना नजर नहीं आ रही है। जानकारों की राय में रामझूले से यातायात शुरू होने में अब भी 6 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में शहर के लोगों को अब भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब रहे कि पूर्व और पश्चिम नागपुर को जोड़ने वाले इस 6 लेन केबल स्टैंड रेलवे ओवरब्रिज के पहले चरण का निर्माण कार्य जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। एमबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को नागपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहने वाले विंटेज कार रैली का आयोजन इस साल भी आने वाली 26 जनवरी और 15 अगस्त को होने जा रहा है। विंटेज कार कार्निवल में अनेक पुरातन वाहनों का समावेश किया जाएगा। साथ ही भाप पर चलने वाले इंजन मॉडल कार इस बार भी लोगों के बीच अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहने वाला है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। मैं शाहरुख कासद हूँ, मैं सिवा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अभी हम रैली करने जा रहे हैं 25 और 26 तारीख को। ये रैली माने डिस्प्ले है, एक्चुअल रेस या रैली नहीं है, बट नागपुर में सब डिस्प्ले को भी रैलीज बोलते हैं, तो हम भी रैलीज कहेंगे इसको, बट ये डिस्प्ले है। और 25 तारीख को धनवटे धर्मपेट कॉलेज पे है। ये 10:30 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ से 6:30 बजे तक रहेगा शो, और 26 तारीख को भी वैसे ही रहेगा। तो रैली मतलब आप जैसे घूमने वाले क्या? हाँ, घूमने वाले एक रन भी हम करेंगे 2:30 बजे से 4:30 बजे। 38 किलोमीटर है, ये 2-2.25 घंटे में हम कवर करेंगे। राज्य के मुख्य सचिव JS सहारिया ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक प्रतिज्ञा पत्र पेश किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मेयो के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में 19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो कि मार्च तक खर्च करने होंगे, जिससे दिसंबर 2015 तक मेयो का अपेक्षित विकास भी किया जाएगा।
एक बार फिर नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आश्वासनों के सहारे छोड़ दिया गया है। गौरतलब रहे कि पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों और नियमित परीक्षा के माध्यम से एटीकेटी नियम के तहत आने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकाल में विशेष परीक्षा ली जाने वाली है, मगर इस आश्वासन से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों और नियमित परीक्षा के माध्यम से एटीकेटी नियम के तहत आने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकाल में विशेष परीक्षा ली जाएगी, मगर इस आश्वासन से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हैं। गौरतलब रहे कि विद्यार्थियों का कहना है कि इसका विपरीत असर पुराने पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों पर होगा, क्योंकि पूरे विषयों के न निकलने की स्थिति में उन्हें नए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। वहीं बताया जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन परीक्षा के दौरान विशेष परीक्षा ली जाएगी, लेकिन तृतीय वर्ष के विद्यार्थी इस निर्णय से परेशान है। उनका कहना है कि 5वें व 6वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर में आने के लिए एक ही मौका दिया गया है। यदि विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे नए पाठ्यक्रम में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के तहत परीक्षा देनी होगी। फिलहाल अब विद्यार्थी नए पाठ्यक्रम को लेकर काफी तनाव में है। एमबीसी न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मपेट साइंस कॉलेज में बुधवार को विद्यार्थी परिषद की ओर से एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आनंदवन वरोरा के शारीरिक रूप से अपंग विद्यार्थियों ने स्वरानंद कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बुधवार की शाम धर्मपेट साइंस कॉलेज परिसर में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर उपस्थित दर्शकों के लिए तो ये शाम मानो एक यादगार शाम बन गई थी। आनंदवन वरोरा से आए शारीरिक रूप से अपंग विद्यार्थियों ने अपनी कला का जौहर दिखाकर ये साबित कर दिया कि कलाकार कभी अपंग नहीं होते। यद्यपि वे शारीरिक रूप से भले ही अपंग हो, तथापि उनके हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने हमेशा अपंगता को मात दी है। 14 अभी जो बताया मैंने, तो हर साल कार्यक्रम हम लोग का सांस्कृतिक एक कार्यक्रम होता है, लेकिन उसका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, इस साल जो गूंज नाम हम लोगों ने रखा है, तो बच्चे लोगों ने कल्चरल वीक अपने करटेल करके कुछ एक विजुअली चैलेंज्ड जो लोग हैं या फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, आनंदवन वरोरा का जो उन लोगों का ऑर्केस्ट्रा है, वो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और खुद के उन्होंने श्रिंक के एक्टिविटीज़ ये एक रखा ताकि एक सोशल हम लोगों की एक्टिविटी हो। तो ये साइन है, ये इंडिकेशन है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यंगर जनरेशन जो है उनको कोई सोशल अवेयरनेस। इन कलाकारों की कला देखकर तो यही लग रहा था कि मानो इन कलाकारों में कुदरत ने कला को कूट-कूट कर भर दिया हो। ज्वाला बनेगी। हम चाहते हैं कि भाई देश का युवा देश के प्रति सोचे, देश के प्रति जब सोचेगा तो छोटे से लेकर बड़े तक सबको जोड़ेगा। आज ये जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये जब देखेंगे तो इनके मन में भी आएगा कि नहीं, मेरा भी समाज के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य, उस कर्तव्य के लिए वो आगे बढ़ेगा। आज गूंज है, कल बड़ी आवाज होगी। बताते चले कि कला और कलाकार का सम्मान हमेशा से ही होता आया है और कलाकार की शारीरिक खामियां कभी उसकी कला के आड़े नहीं आ सकती। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज के लिए। कन्हान क्षेत्र के सतरापुर में बुधवार को पुरानी रंजिश के चलते सुबह लगभग 11 बजे खूनी संघर्ष में राका के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहनीश रेड्डी की हत्या कर दी गई। मोहनीश ने अपने बचाव के लिए इस दौरान हवाई फायरिंग भी की थी, परंतु हमलावरों की संख्या अधिक होने के कारण वो स्वयं को नहीं बचा सके और उनकी मौत हो गई। शहर से कुछ ही दूर पर स्थित कन्हान इलाके में हवाई फायरिंग होने से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिससे आपसी रंजिश के चलते बुधवार को दोपहर सतरापुरा में रहने वाले मोनीश रेड्डी और उसके परिवार पर उसी वार्ड में रहने वाले कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान गोली, तलवार, चाकू और लाठियां भी चलाई गई, जिसमें मोनीश रेड्डी नामक शख्स की जान चली गई और उसका भाई मोहन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। साथ ही परिवार के 5 और लोग गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि सोमवार को विजय मार्केट चौक में कलमेश मेश्राम, उमेश यादव, मनोज चिमनकर इन लोगों ने मिलकर दलजीत पात्रे के पुत्र अजय पात्रे पर धावा बोला था। इस घटना में चाकू और डंडों का उपयोग भी किया गया था। इस मामले में अजय पात्रे जख्मी हुआ था। फिर 21 जनवरी को दलजीत पात्रे और विकी पात्रे ने मिलकर मनोज चिमनकर के छोटे भाई और एक लड़के के साथ फिर एक बार मारापीटी की। इस रंजिश के चलते पात्रे परिवार के कुछ लोगों ने उसके घर पर धावा बोल दिया, जहां महिलाएं भी मौजूद थी। मनीष ने खुद को बचाने के लिए अपनी माउंटर गन से 2 गोलियां भी चला दी और परिवार के लोगों ने बचाने के लिए मिर्ची पाउडर भी फेंका।
पर इसे चीरकर भी पात्रे परिवार के लोगों ने मनीष रेड्डी पर चाकू, तलवार, डंडों से इतना वार किया कि उसे मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब रहे कि इस मामले में मनीष का बड़ा भाई मोहन रेड्डी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस वारदात में परिवार के अन्य लोगों को भी जख्मी कर दिया है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां खून से लथपथ मनीष रेड्डी मिला। उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर कामठी के निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उसी बीच उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर विकी शारिफ पात्रे को गिरफ्तार किया। इस दौरान परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था। बहरहाल कनान पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। मनीष रेड्डी की जो मनीष रेड्डी का घर है, वहाँ पे सुबह 6-7 लोग आए और उन्होंने उसमें से एक जयदीप पात्रे नाम का आदमी है, उसने मनीष रेड्डी के बारे में पूछताछ की। जब मनीष रेड्डी दिखा तो उससे उसकी बाचाबाची हुई और उसने लाठी से वार किया। उसके बाद मनीष रेड्डी के पास मनीष रेड्डी के ऊपर उन्होंने चाकू से भी वार किया। मनीष रेड्डी के पास एक वेपन था, उस वेपन को उसने निकालने की कोशिश की, तो कहा जाता है, हम वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज़ को, उसने छीन लिया। तो जो मृतक है उस पर चाकू के वार है और उसका भाई है मोहन रेड्डी, जो उसका बड़ा भाई है, उसको भी एक घाव लगा है। क्या वजह रही इस हत्या की और कितने आरोपियों को अब तक अपने धर दो पहुँचा है पुलिस ने? इसमें आपसी रंजिश ये इसका एक कारण सामने आ रहा है और अब तक हमने 6 लोगों के इसमें नाम निष्पन्न हो चुके हैं और उसमें से एक आरोपी विकी पात्रे, ये हमारे अभी कब्जे में है। खासतौर पर कहा जा रहा है कि महिलाएं भी थी मारने वालों में, ऐसे कुछ मौका आया हुआ था जहाँ पे महिलाएं भी शामिल थी इस पूरे प्रकरण में, मनीष की हत्या के पीछे, ऐसा कुछ है क्या? जो इनिशियल हमारी जानकारी है, जो लोग आए उसमें 6-7 लोग ही थे और बाकी यहाँ पे लोग आजू बाजू के लोग जमा हुए होंगे, उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। पर जो 6-7 लोग थे उनके पूरे लोगों के नाम निष्पन्न है, उसमें से एक आरोपी हमने अटक भी किया है। सर, एक कुख्यात आरोपी था, मनीष पर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। मनीष रेड्डी के ऊपर 307 के ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, जिसमें कि एक ऑफेंस में उसमें बरी भी हो चुका है। वो बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। इस पर तड़ीपारी का भी प्रस्ताव था। मनीष रेड्डी के ऊपर एक तड़ीपार का प्रस्ताव भी है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBCN न्यूज। परिचित महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुलिस सिपाही को कलमना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूर्यकांत सुभाष चंद्र तिवारी मानेवाड़ा बालाजी नगर निवासी बताया जा रहा है। बताया जाता है कि तिवारी बीते 2.5 वर्षों से कलमना पुलिस थाने में कार्यरत था। कलमना थाने के हद में खाकी वर्दी को शर्मसार करवाने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक परिचित महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुलिस सिपाही को कलमना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 34 साल का मानेवाड़ा निवासी सूर्यकांत सुभाष चंद्र तिवारी बताया जा रहा है। आरोपी तिवारी बीते 2.5 वर्ष से कलमना पुलिस थाने में कार्यरत है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का पति पारडी पुलिस चौकी के पास ठेले पर फल बेचने का काम करता है। उसकी पत्नी भी कभी कभी यहाँ आती थी। आरोपी ने महिला के पति से दोस्ती बढ़ाई और उसके घर भी आना जाना शुरू कर दिया। इसी 20 अक्टूबर 2010 को पीड़ित को घर पर अकेले पाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी ने कई बार पीड़िता से शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए। इस बात की भनक लगने के बाद पीड़ित महिला के पति ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से पुलिस आयुक्त के पाठक से मुलाकात की। आयुक्त ने मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस उपायुक्त को आवश्यक निर्देश दिए। कल पुलिस थाने में एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। एक पार्टी स्थित महिला है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है कि उसका पति घर पे नहीं था। तभी रात के टाइम एक कांस्टेबल उनके घर पे गए, वहाँ उनके ऊपर अत्याचार किया, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट दिया था। उसके ऊपर से गुना दाखिल किया है और कांस्टेबल को अरेस्ट किया है। तपास चालू है। सर, इसमें जो पीड़ित महिला है और जो आरोपी है, इनके मेडिकल आपने किए हैं क्या, और कांस्टेबल का नाम और वो किस पुलिस स्टेशन में? पीड़ित महिला और कांस्टेबल दोनों का मेडिकल किया है और कांस्टेबल का नाम है सूर्यकांत तिवारी और कलमना पुलिस थाने में कार्यरत है। इसमें इन दोनों की पहले से जान पहचान थी, ऐसी कोई जानकारी अब तक आप? गौरतलब रहे कि आयुक्त से मिलने से पहले भी पीड़ित महिला के पति ने कलमना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ मायूसी लगी थी। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों के दखल लेने के बाद ही मंगलवार की रात महिला की रिपोर्ट करवाई गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल इस वारदात से फिर एक बार खाकी वर्दी दागदार हुई है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज।
राहटे कॉलोनी स्थित एक पॉश अपार्टमेंट में रहने वाले लैंड डेवलपर्स के घर पर चोरों ने सेंध लगा दी। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। चोरों ने नकद 7 लाख और मूल्यवान आभूषण सहित 37 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया है। केशव कला अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303 और 304 में रहने वाले प्रफुल्ल गाड़गे वात्सल्य लैंड डेवलपर्स के संचालक बताए गए हैं। संतरा नगरी में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही। नागपुर शहर के नामी वात्सल्य डेवलपर्स के संचालक के घर से किसी ने ताला तोड़कर 7 लाख रुपए नगद और 30 लाख रुपए के जेवरात सहित करीब 37 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। शहर के व्यस्ततम रोड वर्धा रोड स्थित राहटे कॉलोनी चौक से लगे केशव कला अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के फ्लैट क्रमांक 303 और 304 में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये दोनों फ्लैट वात्सल्य डेवलपर्स के संचालक प्रफुल्ल गाड़गे के नाम है। सोमवार को गाड़गे अपने परिवार के साथ इंदौर गए थे। फ्लैट की देखरेख के लिए उन्होंने अपने नौकर नित्यानंद को रखा था। बुधवार की दोपहर नौकर नित्यानंद जब घर आया तो देखा कि दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। तत्कालन उसने अपने मालिक को इस बात की सूचना दी। मकान मालक की माने तो मकान से चोरों ने 7 लाख रुपए नगद और 30 लाख रुपए के गहने चोरी किए हैं। गौरतलब रहे कि अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध नजर आ रहा है। साथ ही एक और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दीवार फांदाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस वारदात में धंतोली पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन सनी भुंगाड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NBCN न्यूज। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस इनकी जयंती के उपलक्ष्य में विद्यापीठ शिक्षण मंच की ओर से एक व्याख्यानमाला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आयोजित ये कार्यक्रम रेशमबाग स्थित लोकंची शाला स्कूल में रखा गया था। बुधवार को रेशमबाग परिसर में स्थित लोकंची शाला स्कूल में विद्यापीठ शिक्षण मंच की ओर से कर्तव्य बोध सप्ताह का आयोजन किया गया। ये आयोजन खास तौर पर स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस इनकी जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया था। आयोजित इस कार्यक्रम में इन दोनों महान विचारवंतों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर भुसारी, डॉक्टर श्रीराम भुसकुटे सहित अनेक गणमान्य सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। पृथक विदर्भ की मांग को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक ने मानस चौक स्थित सुभाष पुतला पर धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की विशेषता ये रही कि इस आंदोलन में किन्नरों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर विदर्भ की आवाज को बुलंद किया। सुभाष चंद्र बोस यांचा 23 जानेवारी हा जयंतीचा दिवस आहे आणि या दिवसाला देशप्रेम दिवस म्हणून घोषित करण्याची मागणी मागील अनेक वर्षापासून होत आहे आणि या मागणीला केंद्र सरकारच्या जे संसदीय कार्यमंत्री नारायणसामी यांनी लेखी रूपामध्ये नाकारलेला आहे आणि म्हणून आज फॉरवर्ड ब्लॉकतर्फे संपूर्ण देशामध्ये हा देशप्रेम दिवस म्हणून साजरा होता है। अनेक राज्यांनी ही मागणी केलेली आहे, पण केंद्र सरकारने अजून केलेली नाही। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में धंतोली स्थित रामकृष्ण मठ से स्वामी विवेकानंद रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। खबरों को खत्म करने से पहले फिर एक नजर हेडलाइंस पर। आजाद हिंद सेना के संस्थापक क्रांतिवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। नेताजी का राष्ट्रीय स्मारक लाल किले के पास बनाने की मांग। खोखला निकला पालक मंत्री का आश्वासन, राम झूले की अवधि 6 महीने बढ़ाने के आसार। NBC न्यूज की हिंदी न्यूज में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NBC न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।